पहला सवाल मेरा ये है, जब एक चैनल ऑर्गेनिकली ग्रो करने की बात करते हैं लोग, तो कंटेंट क्रिएशन में कौन सा ऐसा टेक्निक होता है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आप लोग उसको यूज़ करते हैं? यूट्यूब एसईओ को समझना कितना ज़रूरी है और नए यूट्यूबर्स के लिए कैसे शुरू करना चाहिए एसईओ? क्या कुछ बेसिक एसईओ स्ट्रेटजी है जो अप्लाई कर सकते हैं नए यूट्यूबर्स, और क्या आप भी अब भी एसईओ का सहारा लेते हैं या करते हैं? थंबनेल और टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं? और न्यूज़ वाले या आप अपने पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि इनके पॉडकास्ट पे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ हैं द सर्विस मिश्रा शो पे, क्या स्मॉल क्रिएटर को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे फोकस करना चाहिए? चैट जीपीटी का ज़माना है तो बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, टाइटल सब चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। क्या यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग हो गया है, उसका अपना एआई या साइकोलॉजी जो है, जो कि वो एआई बेस्ड डिस्क्रिप्शन, हैशटैग को समझ लेता है? और कुछ रीज़न क्या ऐसे भी होते हैं कि एआई टेक्स्ट की वजह से वीडियो नहीं चलती? आप ऑफिशियल मेंबर भी हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं यूट्यूब पे, बहुत पुराने भी हैं। क्या ऐसा कोई मोमेंट आया जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे व्यूज़ को लेके, सब्सक्राइबर को लेके, चैनल आपका ग्रो नहीं कर पा रहा था या रुक गया था? आपका फेज़ उस वक्त कैसा था? आपने अपने को कैसे संभाला और क्या नया किया जिससे कि आपने अपने चैनल को बाउंस बैक किया, अगर ऐसा आया होगा तो? क्या आपको लगता है कि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको पेड प्रमोशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ऑर्गेनिक रिसर्च करके, प्रैक्टिस करके उनको कंटिन्यू करना चाहिए? अगर आज आप अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करते आप तीनों में से, तो कौन सा 3 चीज़ें डिफरेंटली करते अपने यूट्यूब चैनल नए यूट्यूब के लिए, और आप किन यूट्यूबर्स को फॉलो करते? सो हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज मैं हूँ योगी सर के स्टूडियो में, टेक्निकल योगी। जी हाँ, आज हम टेक्निकल की बात नहीं करेंगे, यूट्यूब के टेक्निकल की बात करेंगे। आज हमारे साथ एक लोग नहीं है, 3 एक्सपर्ट हैं। कोई पॉडकास्ट पे एक्सपर्ट है, तो कोई मीडिया के बातों पे एक्सपर्ट है, और योगी सर तो बहुत चीज़ों में एक्सपर्ट है। चाहे ट्रैवलिंग की बात कर लें, स्पिरिचुअलिटी की बात कर लें, टेक्निकल बात कर लें, गूगल की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, सबके डॉक्टर हैं। दूसरी तरफ महात्मा जी टेक्निकल जी हैं, जिनके पास अथाह नॉलेज है इन सब चीज़ों पे। तो एक एक सवाल हम सब के लिए रखे हैं, और पहला सवाल मेरा ये है, जब एक चैनल ऑर्गेनिकली ग्रो करने की बात करते हैं लोग, तो कंटेंट क्रिएशन में कौन सा ऐसा टेक्निक होता है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आप लोग उसको यूज़ करते हैं? तो मैं जवाब चाहूँगा सबसे पहले योगी जी से। देखो सर, ऑर्गेनिक की अगर जहाँ तक बात है कि भाई मुझे ऑर्गेनिक ग्रो करना है, आज के ज़माने में 100 लोग सोच सकते हैं कि हमें ऑर्गेनिक ग्रो करना है, बट कर 2 ही पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से चलते ही 2 है। बाकी 98% चाहते तो कि ऑर्गेनिक करें, बट वो ऑर्गेनिक तरीके से चलते ही नहीं है। अब बात करते हैं 2 लोगों की जिनको ऑर्गेनिक ही करना है। सिंपल से एक फंडा है कि हमें ये देखना है कि आज किस चीज़ की डिमांड है। जैसे मान लो किसी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ जाके मैं केसर सेल करूँगा, मेरा कोई नहीं लेगा, भले केसर कितना बढ़िया चीज़ हो। सेम वैसे ही हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई कंटेंट हम बना रहे हैं, उसकी आज कितनी डिमांड है, आज उसको कितना लोग जानना चाहते हैं। उस पर आप स्टार्टिंग में जितना काम कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के रिलेटेड। कई बार लोग क्या करते हैं, ट्रेंडिंग के चक्कर में कैटेगरी भूल जाते हैं, तो उनके पास ऑडियंस तो आ जाती है, बट फिर बाद में उन्हें नहीं देखना चाहती। तो कुल मिला के आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो ट्रेंड में है, जिस पे लोग जानना चाहते हैं, उसी को बनाएंगे तो ऑर्गेनिक ग्रो इजीली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप क्या यूज़ करते हैं? आप ऑर्गेनिक? मैं सर यही यूज़ करता हूँ। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि आदमी ना तुरंत चाहता है चीज़ और तुरंत कुछ मिलता नहीं है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा। यानी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चलिए, बहुत ही शानदार। दूसरा सवाल महात्मा सर से है, ये है कि कंसिस्टेंसी क्या होती है आपके हिसाब से? क्या आपको लगता है कि हर यूट्यूबर को अपने शेड्यूल पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए? ये क्वालिटी के लिए ज़्यादातर किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच चंदन जी कि योगी जी के यहाँ आए हुए हैं और बड़ा ऐसा महफिल बना हुआ है, तो मज़ा आ रहा है। देखिए, इतने साल काम करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि कंसिस्टेंसी की कोई डेफिनेशन एक्चुअल में नहीं है। अगर आप यूँ देखें कि अगर जैसे हम 2 क्रिएटर हैं अलग डिफरेंस के, सामने वाला डेली वीडियो बनाता है, तो मुझे लगता है मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ यार।
है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीक में एक वीडियोस बनाता हूँ। अगर लाइक इफ समबडी हु डू पॉडकास्ट, तो वीक में एक वीडियोस डालते हैं। अगर आप देखें एवरेज इंडिया में जितने भी पॉडकास्टर हैं उनका एवरेज शेड्यूल यही है कि वो वीक में 1 या 2 मैक्सिमम 2 डालते हैं। तो उनको लगता है यार मैं तो कुछ काम ही नहीं करता, मतलब 1-2-3 घंटे एक गेस्ट से मीटिंग हुई और फिर बाकी लोग तो डेली वीडियोज़ बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपका निश क्या है। जैसे आपका निश डिसाइड हो गया, मान लीजिए आपका पॉडकास्ट निश है, तो आप उसमें क्या करिए, अपने 5 कॉम्पिटिटर ढूंढिए जो टॉप के हैं। और आपको लगता है कि 5 कॉम्पिटिटर वीक की 2 वीडियोस बना रहे हैं, तो आपकी निश का कंसिस्टेंसी वीक की 2 वीडियोस है। तो दिस इज अ कंसिस्टेंसी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं डेली बहुत काम कर रहा हूं तो मैं कंसिस्टेंट हूं ना। तो आपके निश के लोग क्या कर रहे हैं, उस 5 एवरेज निकाल लीजिए। पहला तो वो कंसिस्टेंट है, इस तरीके से काम करिए। डेफिनेटली आपको लगेगा यार मैं तो ऑफिस जाता हूँ, बहुत सारे काम है, मेरा तो फुल टाइम भी नहीं है जॉब, मैं 2 कैसे बना सकता हूँ, मैं तो संडे फ्री रहता हूँ। कोई बात नहीं, माइंडसेट रखिए कि मुझे 2 अचीव करना है, राइट। 1 है लेकिन मेरा टारगेट 2 है। ऐसा नहीं कि नहीं देखिए मेरा तो कंसिस्टेंसी 1 ही है, संडे फ्री है, लेकिन हाँ सर मैं 4 वीडियो हर महीने डालता हूँ। गलत, आपको 8 डालनी है। वो आपका एक बेंचमार्क, एक गोल होना चाहिए। और बेंचमार्क से याद आया, बेंचमार्क तो पास में ही है जी। थैंक। सो जैसे आपको लोग वीडियो में देखते हैं, हाँ वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं जी। बहुत अच्छे से बात करते हैं। हो सकता है जिस वक्त आपकी वीडियो आ रही हो आप स्टूडियो में ना हो, गोवा घूम रहे हो। सो वो प्लानिंग कैसे करते हैं? क्या ये भी कंसिस्टेंसी का एक पार्ट है? और प्लानिंग करते हैं आप लोग? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है ना, ये वर्चुअल रियलिटी का बेनिफिट्स है। रियल में नहीं हो सकता कि मैं योगी जी के आया हूँ और आज मैं योगी जी को अपनी उपस्थिति दे दूँ और मैं कहीं और हो जाऊँ, है ना। वो ना तो इनको मज़ा आएगा, मैं सोचूंगा भी तो इनको मज़ा नहीं आएगा, बोला फालतू में आ गया। तो वर्चुअल की बेनिफिट्स है कि हम शेड्यूल नाम की एक चीज़ है कि हम शेड्यूल करके कोई भी काम चले जाते हैं। मतलब पहले से ही अगर मुझे पता है कि मेरा नेक्स्ट वीक प्लान है, तो मैं इस वीक थोड़ा हार्ड वर्क करके अगले वीक का काम किया और वीडियोस अपलोड करी और शेड्यूल कर दी, शेड्यूल करके और मैं निकल गया। लोगों को टाइमली वो चीज़ मिल रही है और मेरे लिए क्या हो गया कि मेरा टाइम फ्री हो गया। मैं एक वीक या तो अपने थॉट्स के ऊपर काम कर सकता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर काम कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं एक वीकेंड एंजॉय कर सकता हूँ वर्किंग होते हुए। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डिजिटल होने का जी। यहाँ पे आपने ये बताया कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर आप वीकेंड पे भी हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा कि आपका वीडियोस है या नहीं है बैकअप में, सो दैट टीम आपका अपलोड कर पाए, या आप एज अ सोलोप्रेन्योर काम कर रहे हैं तो आप शेड्यूल कर पाएँ। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी हैं जिनके पास 17 साल का अनुभव है मीडिया का। मीडिया के चैनल पे अक्सर आपने देखा होगा थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव होता है, क्लिकेबल होता है। तो सवाल इनसे कुछ ऐसे ही है, थंबनेल और टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं? और न्यूज़ वाले या आप अपने पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि इनके पॉडकास्ट पे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ हैं द सर्वेश मिश्रा शो पे, क्या स्मॉल क्रिएटर को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे फोकस करना चाहिए? देखिए, इसका तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला ये है कि मैं कहूँगा कि जब भी हम कोई वीडियो लेकर के आते हैं ना, तो जो जनता हमारे वीडियो को देखने आती है वो उसमें ये ढूंढती कि उसके मतलब का क्या है। अगर हम कोई भी कंटेंट अपने लिए बना रहे हैं ना, अपने चैनल के लिए, तो वो संभावना है कि बहुत कम चलेगा। तो जो थंबनेल आप दे रहे हैं ना, उस थंबनेल को देख करके उसको ये पता चल जाना चाहिए कि वो जो 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियो देखने वाला है उसमें उसको कुछ मिलने वाला है कि नहीं है। कई बार आप देखते होंगे कि लोग पूरी वीडियो देखते हैं या बीच में हटते हैं और उस पर जाके कमेंट में गालियाँ देते हैं, लिटरली गालियाँ देते हैं, मेरा वक्त बर्बाद हुआ और मैंने तो ये सोच के हम आए थे, हम वो सोच करके आए थे। इसमें दोनों चीज़ें खराब होती है। एक जो बनाता है उसकी इमेज खराब होती है, दूसरी चीज़ लोग चैनल पे वापस नहीं आते। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका थंबनेल ये बता दे कि अगर आप इस व्यक्ति की कहानी या ये वीडियो देखने जा रहे हैं तो इसमें से आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं और उससे आपका फ़ायदा होगा। तो वो सिर्फ आपका वीडियो नहीं देखेगा बल्कि वो आपको सब्सक्राइब करके एक तरह से वर्चुअल ग्राहक भी बन जाएगा। ये चीज़ एक उसकी हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप जो पॉडकास्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो ये हमें तय करना पड़ेगा। जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि हम पॉडकास्ट लेके आए अलग अलग चीज़ों का। अभी जो ट्रेंडिंग में एक डॉक्टर का पॉडकास्ट था वो कैंसर को लेकर के है और उस पर मतलब जो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी, डॉक्टर साहब ने भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वो पिछले 10 साल से टीवी पे बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। जब हम लोग उसकी समीक्षा करने बैठे तो हमें ये पता चला कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं या कैंसर से डरते हैं या उस मुहाने पे खड़े हैं, उन तीनों को एक बार में ये जानकारी दी गई कि अगर आप इस तरह के हैबिट पाल रखे हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। अगर आपको कैंसर हुआ है, अगर आप इस तरह के हैबिट को पालते हैं तो आपका कैंसर जो है धीरे धीरे खत्म हो सकता है। और उन्हें ये भी पता चला कि कैसे
ये जो बीमारियां हैं ना वो मार्केट से आती हैं, और मैक्सिमम बीमारियां जो हम 90% चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से होती है। तो अब वो उनके फ़ायदे का वीडियो था, उनको समझ में आ गया, और उसका टाइटल जो हमने दिया था वो ये दिया था कि 40,000 ऑपरेशन करने के बाद कैंसर के डॉक्टर का कहना ये है कि कैंसर बीमारी नहीं है। ये जान के आपको भी हैरानी होगी कि कैंसर को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके बॉडी में ठीक उसी तरह से ये सेल मौजूद रहती है जैसे शुगर होता है, बीपी होता है, टेम्परेचर होता है। लेकिन जब आप अपने बॉडी के साथ अति करते हैं ना तो वो निकल के बाहर आता है और बीमारी का रूप ले लेता है। और इन मार्केट की चीज़ों ने यही किया कि उन सारी चीज़ों को ऐसे आपके अंदर फीड किया कि वो जो प्रतिरोधक क्षमता थी और वो जो आपकी सेल थी ना वो आपके बॉडी के खिलाफ काम करने लगी। जब वो आपके बॉडी के खिलाफ काम करने लगी तो फिर आपको कैंसर हो गया। ये जानकारी जब लोगों को मिली तो उसमें बहुत लोग सतर्क हुए और उन्होंने उनको दुआएं देने शुरू की। तो कुल मिला जुला के अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो जो आपका व्यूअर है ना उसको चीट करना या गुमराह करना बंद कीजिए। अगर आपने उसके साथ न्याय संगत काम करना शुरू किया तो वो आपका ग्राहक बनेगा, आपके साथ जुड़ेगा और आपकी बातों को दूर तक फैलाएगा। शानदार सर, बहुत सटीक और बहुत हम्बलनेस के साथ जवाब, यानी थंबनेल काम करता है। थंबनेल के ऊपर हमें ध्यान भी देना चाहिए, और अगर पॉडकास्ट आप कर रहे हैं तो कोशिश करें उसमें सॉल्यूशन या वैल्यू हो, ना कि केवल ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान यूट्यूब पे बहुत है। ओके, एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, और ये योगी सर से होगा, बिकॉज आप यूट्यूब के भारत के लिए कंट्रीब्यूटर भी हैं और ऑफिशियल मेंबर भी हैं। यूट्यूब एसईओ को समझना कितना ज़रूरी है, और नए यूट्यूबर्स के लिए कैसे शुरू करना चाहिए एसईओ? क्या कुछ बेसिक एसईओ स्ट्रेटजी है जो अप्लाई कर सकते हैं नए यूट्यूबर्स, और क्या आप भी अब भी एसईओ का सहारा लेते हैं या करते हैं? देखिए, यूट्यूब का जो एसईओ है बेसिकली वो सारा साइकोलॉजिकल गेम है। अभी वो चीज़ें नहीं है कि आप कीवर्ड लगा दीजिए, टैग्स लगा दीजिए, हैशटैग लगा दीजिए, उन सब का कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी कुछ लगा था कि हैशटैग लगा दीजिए आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हैशटैग से कोई सर्च ही नहीं करता यूट्यूब पे। खुद यूट्यूब भी अभी कलेक्टिव स्टेज पर है, जब बहुत ज़्यादा हैशटैग उसके पास कलेक्ट हो जाएंगे तब शायद कभी भविष्य में कभी ऐसा हुआ कि लोग हैशटैग से सर्च करने लगे, उस टाइम शायद वो वीडियो के हैशटैग रेलिवेंट हो सकते हैं, बट अभी नहीं है। आज की डेट में जहाँ तक बात है तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ऐसे काम कर रहा है कि अब उसको ये भी मतलब नहीं है कि कोई आपके चैनल का सब्सक्राइबर है या फिर नहीं है, उसको अपना वीडियो दिखाना है उन लोगों को जो उस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं। बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का दौर है, और आज फेसबुक भी वीडियो के माध्यम से उतना ही ऑडियंस को ग्रैब कर पा रहा है, यूट्यूब भी कर पा रहा है, और भी छोटे मोटे प्लेटफॉर्म है। तो यूट्यूब चाहता है कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा टाइम मेरे यहाँ बिताए, और मेरे यहाँ टाइम बिताएगी तभी मैं एडवर्टाइजर से बड़े एडवर्टाइज लेके आऊँगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्रिएटर को भी मैं पैसा तभी दे सकता हूँ और खुद भी मैं तभी कमा सकता हूँ जब एडवर्टाइजर आएगा। एक तो ये चीज़ क्लियर है। तो अब उसने ये कर दिया कि आपका सब्सक्राइबर है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका जो आपने वीडियो बनाया है उस वीडियो को देखने में इंटरेस्ट है। इसको कैसे कलेक्ट करता है यूट्यूब? बहुत सारे तरीकों से कलेक्ट करने लग गया आजकल। तो सर्वे आने लग गए, व्यूवर के पास सर्वे आ जाता है तो वो देख लेता है, सर्वे भरता है, तो उससे मालूम चल जाता है कि यार जिस व्यूवर का इस तरह के वीडियो में इंटरेस्ट है। इसके अलावा जब कोई वीडियो वो देखता है तो उसके सामने एक चीज़ भेज देगा कि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या इस वीडियो में आपका क्या इंटरेस्ट है, तो वहाँ से इस तरह की वीडियो में आगे आपको रिकमेंड करूँ या ना करूँ। तो कुल मिला के बात है कि अब कीवर्ड का उतना रोल नहीं रहा। आज अगर कीवर्ड के रोल की बात करें तो कीवर्ड्स का रोल बस टाइटल तक रह गया है और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन तक रह गया है, क्योंकि एल्गोरिदम को भी ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपका वीडियो किस बारे में। अब एल्गोरिदम इतना स्मार्ट भी हो गया कि वो आपके वीडियो में अगर कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं भी लगाया तो आपकी बातों से भी समझ सकता है कि ये वीडियो एक्चुअल में किस बारे में है और ये वीडियो किन ऑडियंस के लिए सही है। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि भाई ऐसी वीडियो तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो, आपने चलो थोड़ा बहुत कीवर्ड डाल भी दिया टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, तो भी एल्गोरिदम को समझ में आ गया कि ये वीडियो उन लोगों को दिखानी है। अब वो क्या करेगा, आपका वीडियो और इस टॉपिक पे जितने और वीडियो हैं वो सभी उस ऑडियंस के सामने भेजेगा जो उस तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे आपका थंबनेल काम करेगा। उस ऑडियंस को ये डिसाइड करना है कि बहुत सारे वीडियो मेरे इंटरेस्ट की 2-3 वीडियो आ गई मेरे सामने, मुझे किस पे क्लिक करना है, वहाँ आपका थंबनेल काम करता है। तो आज अगर बेसिकली एसईओ की बात करें तो आपका थंबनेल फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, टाइटल वगैरह सेकंड प्रायोरिटी पे
चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक और चीज़ है जो भले एसईओ में नहीं है लेकिन है भी, जो मैंने फर्स्ट में ही बताया कि आज किस चीज़ में यूज़र का ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज मान लो जैसे मैं हूँ, मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो बनाना है यूट्यूब के लिए, लेकिन यूट्यूब के कौन से टॉपिक की अभी ज़्यादा डिमांड है, अभी लोग उसको देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर मैं उस सेम टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि यूट्यूब को पता है कि यार इस टॉपिक पर लोग ज़्यादा देख रहे हैं, यानी ज़्यादा उसके पास व्यूअर है उस टॉपिक के इंटरेस्ट वाले, तो ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचा पाएगा, फिर हमारा थंबनेल टाइटल काम करेगा। आज भी मैं एसईओ पे थोड़ा बहुत काम करता हूं, अदरवाइज मैं वीडियो विदाउट एसईओ भी डाल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक इसमें ऐड ऑन और करना चाहूँगा कि अभी चैट जीपीटी का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, टाइटल सब चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। क्या यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग हो गया है, उसका अपना एआई या साइकोलॉजी जो है, जो कि वो एआई बेस्ड डिस्क्रिप्शन, हैशटैग को समझ लेता है? और कुछ रीज़न के ऐसे भी होते हैं कि एआई टेक्स्ट की वजह से वीडियो नहीं चलती। देखिए, मैं एआई का इस्तेमाल नहीं करता हूं, और एआई की जहां तक बात है तो आज सब लोग एआई से कर रहे हैं, जैसे जेमिनी में भी आपको मिल जाएगा, इसके अलावा गूगल चैट जीपीटी आपने बताया, अगर आपने विडाइक्यू ले रखा है तो वो भी वहां पे एआई के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल सजेस्ट कर देगा। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइटल का, ऐसे डिस्क्रिप्शन का कोई खास फर्क पड़ता होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ भी ना लिखोगे तो जो आपने बोला है वीडियो के अंदर उससे भी वो समझ जाता है कि वीडियो किस बारे में। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई गैमलिंग का वीडियो है सपोज, अब ऐसे वीडियोस बैन है यूट्यूब पर, मतलब बैन से मेरा मीन्स वो यूट्यूब उसको हटा देता है, लेकिन आप मान लो गैमलिंग के लिए अवेयर कर रहे हो कि नहीं करना चाहिए, उस टाइम भी कई बार आपके पास स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि एल्गोरिदम ये समझ पाता है कि इन्होंने शायद गैमलिंग के लिए वीडियो बनाया है। बाद में फिर आप अपील करते हो, उसको समझाते हो यूट्यूब को कि नहीं भाई मैंने तो एजुकेशन के लिए वीडियो बनाया है, तब जाके वो स्ट्राइक रिमूव होती है। तो अब टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके वीडियो में जो आपने सबटाइटल डाले हैं या वीडियो में कोई सुपर डाल दिया, इसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, वो डाल दिया, या आप जो बोल रहे हो उससे भी समझ जाता है कि वो किस बारे में वीडियो है। एक लास्ट सवाल आपसे, फिर अमरीश सर के पास 2 सवाल हैं कि आप ऑफिशियल मेंबर भी हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं यूट्यूब पे, बहुत पुराने भी हैं। क्या ऐसा कोई मोमेंट आया जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे व्यूज़ को लेके, सब्सक्राइबर को लेके, चैनल आपका ग्रो नहीं कर पा रहा था या रुक गया था, आपका फेज़ उस वक्त कैसा था, आपने अपने को कैसे संभाला और क्या नया किया जिससे कि आपने अपने चैनल को बाउंस बैक किया, अगर ऐसा आया होगा तो ऐसे फेज मेरी जर्नी में बहुत बार आए। मैं एक ऐसा क्रिएटर हूँ जिसने मतलब ये मानो कि मेहनत से ही यूट्यूब बनाया है, यूट्यूब ने मुझे कभी बूस्ट किया ही नहीं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जीवन में कि मेरा कोई बहुत तगड़ा बूस्ट हुआ हो या फिर एक महीना ऐसा गया हो कि भैया यूट्यूब ने तो मेरा बहुत हेल्प किया है। पहले मैं एवरग्रीन वीडियोस बनाता था, एवरग्रीन वीडियोस अच्छी चलती थी, धीरे धीरे नो डाउट अच्छे टाइम लेके, और वो पैसा देती रहती थी, और वो आज भी मुझे पैसा देती है। बाद में मुझे समझ आया कि जब वो एवरग्रीन वीडियो में क्या होता है कि जैसे हम मान लो महीने में 30 वीडियो एवरग्रीन बनाते हैं, मैं 30 ही बनाता हूँ, तो उनमें से कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनकी डिमांड थी तो 5 वीडियो चल जाती थी और 25 रुक जाती थी। हालांकि रुकती नहीं थी, धीरे धीरे चलती रहती, लेकिन उस टाइम रुक जाती थी। उस फेज में मैं ट्रेंडिंग टॉपिक का सहारा लेने लगा और फिर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने लगा। तो ये मैंने बहुत बार फेज देखा, और जब मैंने 2-3 बार ये चीज़ देख ली तो मुझे समझ में आ गया कि चीज़ें ऐसे ही चलेगी। यूट्यूब की जो लाइफ है वो रोलर कोस्टर की तरह है, यहाँ पे अप डाउन चलता रहता है। तो अब अगर कभी व्यूज डाउन हो तो मैं टेंशन नहीं लेता, और कभी अप होते तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। मुझे पता है रोलर कोस्टर है, ऐसे ही चलता रहेगा। एक इनकम ना कुछ टाइम बाद आपकी स्टेबल सी हो जाती है, यार ये इनकम तो आनी ही है, इसमें 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा, उसका ज़्यादा लोड मेरे हिसाब से लेना भी नहीं चाहिए। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या यूट्यूब सजेस्ट करता है? यूट्यूब जो ट्रेंडिंग टॉपिक सजेस्ट करता है वो कुछ काम के ज़्यादा होते नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे मैं ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हूँ तो कई बार क्या होता है हमें कोई चीज़ पहले पता चल जाती है, ऐसे पता चल जाती है कि कोई चीज़ यूएस में लॉन्च हो गई, हम तो उस पर आज अपनी ओपिनियन देने के लिए रेडी है, तो हम आज भी उस पर वीडियो बना के अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। बट एज ए ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर यूट्यूब में मुझे पर्सनली अनुमति नहीं देगा कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ जब तक कि अनटिल अनलेस वो इंडिया में लॉन्च ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओपिनियन बेस बना देता हूँ, यानी कि वो जब ट्रेंडिंग देगा वो जब इंडिया में लॉन्च होगी तब देगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से हमको खुद बहुत अपडेट रहना चाहिए, और क्योंकि जो भी चीज़ें इंडिया में आती है उससे पहले यूएस वगैरह में आ जाती है, तो आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मैं तो ज़्यादातर थोड़े इंग्लिश पेपर वगैरह भी पढ़ लेता हूँ, ऑनलाइन न्यूज़ पेपर वगैरह भी, तो उससे क्या है मुझे पहले पता चल जाता है। तो मैं उस पर पूरा प्रॉपर वीडियोज़ नहीं बनाता, लेकिन अपनी ओपिनियन वाले वीडियो बना देता हूँ। फिर उसके बाद जब वो इंडिया में लॉन्च होती है तो पूरे उसके जो रूल्स वगैरह होते हैं फिर मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। इस तरह से काम करता हूँ। शानदार सर, बहुत बेबाकी से, सच्चाई से आपने जवाब दिया। सो पता तो ये हमें चला अभी कि आप एक्सपर्ट हैं या ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हैं।
एक सिस्टम है, एक ऑटोमेशन है, जो कभी आपको लगेगा कि आप रुक गए हैं, बहुत फास्ट हो गए, तो सिस्टम का पार्ट है। कभी आपके पास होता है या साथ होता है तो घबराना नहीं है। आप समझो एक फेज़ है, निकल जाएगा। कुछ नया ट्राई करो और जो सर ने इनपुट दिया है आप उस पर ट्राई करिए। सर आपके लिए सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको पेड प्रमोशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ऑर्गेनिक रिसर्च करके, प्रैक्टिस करके उनको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए ये भी ना एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब यूट्यूब ना कोई वो नहीं रहा कि कोई भी पर्सन आए और अपना ओपिनियन दे और काम करना शुरू करे। ये प्रॉपर एक बिजनेस गेम है। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि नहीं यूट्यूब पे तो मैं लोगों की हेल्प करने आऊँगा, तो शायद ये चीज़ें 10 साल पहले लोग सोच रहे थे, वो उनका ही भ्रम टूट चुका है। तो समथिंग इज़ नॉट अ सिंपल कि आप बहुत छोटा काम करें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब समझिए, अगर आपको एज अ बिजनेस माइंडसेट आना है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जहाँ पे कुछ 20-30 कोर्सेज हैं, मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स है और मैं उसे यूट्यूब के थ्रू ग्रो करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऑर्गेनिक ग्रो करने में ही, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है ना बॉस। आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विसेज है, अब कितना उसके बारे में बोलोगे? लोग बोलेगा दादा फालतू का टाइम पास करता है दिन भर आके, है ना, एक ही चीज़ को दिन भर रिपीटेड करता रहता है बार बार अपनी वीडियोज़ में। तो आपको वहाँ पे एड्स रन करने पड़ते हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल हो, क्योंकि यूट्यूब का जो RPM है वो बहुत लो है। अगर आप देखें एवरेज पूरे इंडिया का 1000 पे मुझे लगता है कुछ $0.7 के करीब एवरेज है, चाहे फाइनेंस जोड़ लूँ या क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स जोड़ने के बाद भी, क्योंकि बहुत से लोगों को $0.2 मिलता है, राइट। तो बहुत कम है। तो जिनको अपना प्रोडक्ट सर्विसेज एक बिजनेस माइंडसेट से, नॉट इंडिविजुअल, सेल करना है, उन्हें ऐड रन करना चाहिए। ऑब्वियसली उनका सब्सक्राइबर्स ग्रो होगा। और ये हम नहीं, ये यूट्यूब खुद कहता है, कैंपेन लगा के गूगल ऑफिस बुला के यूट्यूबर को बिठा के एग्जांपल दिखाता है कि रचना नराडे इतना ऐड रन करती है, आप लोग भी करो। तो ये यूट्यूब कहता है। इसमें एक है ना, मैं ऑफिशियल इनपुट देना चाहूंगा जी। मतलब बहुत अलग, पता नहीं ऑडियंस को पता भी लगेगा कि नहीं। देखो, एक होता है ना एड प्लेसमेंट करना, कि भाई गूगल एड्स पे गया और आपने ऐड लगा दिया, लेकिन आपकी वीडियो के नीचे लिखा आएगा कि ये ऐड है और व्यूअर को पता चल जाएगा। एक चीज और होती है सर, YT बूस्टिंग। इसमें क्या होता है कि व्यूअर को पता ही नहीं चलता कि ये वीडियो ऐड के थ्रू उसके सामने आई है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने फिल्म बनाई है या फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है या कोई गाना लॉन्च किया है या फिर कोई प्रोडक्ट है कंपनी का, तो आप गूगल से जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि मुझे YT बूस्टिंग करना है, तो मेरी वीडियो पर मुझे इतना टाइम में इतना व्यू चाहिए ही चाहिए। तो जब वो क्या करेगा कि वो जो वीडियो होगी, उसके आपकी जो डील होगी वो डील होगी, उसके बाद वो वीडियो बूस्ट कर देगा। यानी कि वो वीडियो बहुत सारे लोगों के सजेशन में जाएगी और उस पर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये ऐड है, ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। आजकल ऐसा बहुत सारी ब्रांड भी कर रहे हैं। इवन आजकल तो ऐसा होने लगा है कि जैसे कोई ब्रांड मेरे पास आया, ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड में होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ, वो एक चीज़ हमसे पूछ लेते हैं कि सर YT बूस्टिंग हम करा लेंगे, इसका भी अगर कोई चार्ज है तो आप हमसे ले लीजिए। उसमें क्या है कि आपको पता है, व्यूअर को मालूम ही नहीं है कि वीडियो ऐड पे लगाई हुई है, बस उसके पास बार सजेशन में आ रही है। बहुत सारे आज के टाइम में फिल्म के ट्रेलर और ये सॉन्ग्स हो गए या कोई फिल्म हो गई या कोई नई वेब सीरीज हो गई या बहुत सारे नए प्रोडक्ट ऐसे भी चल रहे हैं सर यूट्यूब पर। आपको पहचानना होगा यूट्यूब पे कि YT बूस्ट वाला है या रियल सर्च वाला है, आप कैसे पहचान? सर नहीं पहचान सकते, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, बस हमारे सजेशन में आएगा। और सर उससे भी कैसे पता चलेगा, क्योंकि वीडियो एक्चुअल में हमारे सजेशन में आया है। वो मतलब एक्चुअल में वीडियो की रिकमेंडेशन ही बढ़ जाएगी। इसीलिए आजकल ऑडियंस कह रही है ना कि हमारे वीडियो पहले बहुत ज़्यादा रिकमेंड होते थे, पहले इंप्रेशन बहुत आते थे, आजकल इंप्रेशन कम आ रहे हैं। उसकी वजह यही है सर कि कोई क्रिएटर था, उसने 15 मिलियन सब्सक्राइबर बना लिए, अभी उसके सब्सक्राइबर उतना एक्टिव नहीं है, तो उसके इंप्रेशन नो डाउट पहले से डाउन दिखेंगे। लेकिन अगर कोई बूस्टिंग करवा रहा है, पैसे देके डील कर रहा है, तो वो आगे बढ़ रहा है और उसमें उसको दिख भी नहीं रहा, व्यूअर को दिख नहीं रहा, तो व्यूअर कैसे पता लगेगा कि ऐड है क्या? ये भी आजकल चल रहा है सर। ये बहुत अंदर की बात है, पता नहीं बतानी भी चाहिए, पब्लिक में नहीं बतानी चाहिए, बस मैंने बता दी है। नहीं, ये आपने बहुत शानदार आपने बताया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चैनल को, तो ये आप भी कर सकते हैं। सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मुझे ये चीज़ कैसे पता चली, बेसिकली मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स आए और उन्होंने मुझसे डायरेक्ट यही कहा कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मार्केट में नया है, आप इस पर अच्छा सा वीडियोज़ बनाइए और हम इस पर YT बूस्टिंग कराएंगे। और तो मेरे को पहले मेरे दिमाग में ये था कि भाई ऐड लगाएंगे, तो मैं सर ऐड तो मैं अपनी वीडियो में लगाने नहीं दूंगा। तब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट मुझे बताया, यानी कि वो एडवर्टाइजर ने मुझे ये चीज़ बताई कि हम इस तरीके से भी ऐड करवाते हैं कि हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन में डलवाएंगे, ज़्यादा इंप्रेशन जाएंगे, जितने ज़्यादा इंप्रेशन जाएंगे लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा देखेंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक ऐड है। शानदार, अच्छा इनपुट आपने दिया। लास्ट सवाल हम लेंगे और आप तीनों से लेंगे। सवाल एक होगा, जवाब आप तीनों अपने अपने हिसाब से देंगे।
कोशिश आप ये करना सच्चाई से दें, सो दैट कि क्योंकि आपकी जो छवि है इंटरनेट पे वो सच्चाई की है, यानी बेबाकी से बात करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। अभी भी जो डिस्कशन हुआ है वो यही हुआ है, जैसे हम हैं, जैसे आप जैसे बैठे अपने स्टूडियो वैसे ही, क्योंकि दिल से सच्चे हैं, राइट। तो इससे ये होता है, यानी जो वीडियो है क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन थे, मैं आपके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे भी पूछ रहा हूँ। अगर आज आप अपने यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करते आप तीनों में से, तो कौन सा 3 चीज़ें डिफरेंटली करते अपने यूट्यूब चैनल नए यूट्यूब के लिए, और आप किन यूट्यूबर्स को फॉलो करते और क्यों? आज देखो, अगर अभी बात करके मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ और फिर मुझे शुरुआत करनी होती तो सिंपल सा है, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक से शुरुआत करता। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक नया चैनल बनाया था, किसी को उसके बारे में बताया भी नहीं था, और मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक बनाया था, वो चैनल ग्रो भी हो गया था। तो बिल्कुल मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ता और उसी पे ही मैं शुरुआत करता, और मे भी हो सकता है जो भी चल रहा होता, कुछ भी चल रहा होता। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले अगर स्टार्ट किया तो मैंने क्रिप्टो करेंसी पे किया था, तो क्रिप्टो करेंसी में अभी एयर ड्रॉप बहुत ट्रेंडिंग में था, मैंने नया चैनल शुरू किया और उसको बहुत जल्दी मैंने बूस्ट भी कर लिया। तो वही करता। किस क्रिएटर को फॉलो करते, ये तो बड़ा ही मतलब सोचिए नहीं प्रश्न कि मैं, क्योंकि आजकल हाँ एग्जैक्टली मैं सीखूंगा बिल्कुल, लेकिन अभी मैं कैसे ये बात बताऊं कि मैं किसको करता फॉलो, क्योंकि मेरा कभी कोई किसी भी लाइन में कोई एक फेवरेट रहा नहीं। अगर आप मेरे से पूछोगे मेरा फेवरेट क्रिएटर कौन है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझसे पूछोगा मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे कुछ कुछ सीखता हूँ, सब में कुछ कुछ बात होती है, और मुझे लगता है कि सबसे कुछ कुछ सीखना चाहिए और फिर थोड़ा सा दिमाग अपना भी यूज करना चाहिए, तब जाके आप एक परफेक्ट चीज निकाल पाते हो। और तीसरा सवाल आपका क्या था? यही था, किसको आप फॉलो करते और क्या 3 चीज आप डिफरेंट करते अपने यूट्यूब चैनल? हाँ, तो डिफरेंट में ये कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाता, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा मैं ये भी देखता कि जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक की वीडियो कब कब डालनी चाहिए। जैसे अमरीश जी ने बताया कि भाई पॉडकास्ट है तो मैं डेली डाल ही नहीं सकता, तो मैं नहीं डालता। डिपेंड करता है। जैसे अभी मेरा रिसेंटली अनुभव रहा, मैंने क्रिप्टो पे शुरुआत करी एक नए चैनल पे बिल्कुल जीरो से, तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे डेली उस क्रिप्टो के लिए अपडेट्स आ रहे थे, तो मैंने डेली अपडेट्स पे भी वीडियो बनाए। हालांकि मैं अपना टेक्निकल योगी पे कम वीडियो बना पाया उसके चक्कर में, लेकिन हाँ मैंने उसको बूस्ट कर लिया 15 दिन के अंदर ही। तो नहीं, कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने सिर्फ और सिर्फ किया। और हाँ, एक चीज़ और, उसके साथ साथ मैंने अपना टेलीग्राम भी बूस्ट कर लिया, और टेलीग्राम पे जब मैंने स्पॉन्सरशिप का स्वाद चखा तो वाकई में मुझे मजा आ गया, और मुझे लगा यार यूट्यूब से ज़्यादा पैसा तो यहाँ पर है। अच्छा, एक और मान लीजिए कोई आपने एक वीडियो बनाया है जिसमें अमरीश सर की वीडियो सर्च में है, उस पर व्यूज़ है 5 लाख और आप पे हैं 60,000। कंटेंट वीडियो मटेरियल सब सेम है, आप ऐसा क्या करेंगे इनका वीडियो देख के? क्या अपने वीडियो में डालेंगे टाइटल, हैशटैग या थंबनेल कि जो आपकी भी वीडियो इनके नीचे या इनके ऊपर सजेशन में आ जाए? कैसा होता है? बिल्कुल होता है सर। देखो, इसमें 2 चीज़ है कि इनका जो वीडियो है वो पहली बात तो 5 लाख पे तो कितने दिन में गया। अगर तो वो एवरग्रीन वीडियो होगा तो सिंपल सी बात है, वो एसईओ सर्च बेस से ही चला होगा और एक लंबा टाइम लिया होगा उसने 5 लाख तक आने में। और एक अगर मान लीजिए वो 5 लाख व्यूज 24 से 48 घंटे में ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसमें सर्च का कोई रोल नहीं है, लोगों में डिमांड है इसलिए सर ने बनाया और तुरंत ही बूस्ट हो गया। ये हो गई 2 चीज़। अब अगर मान लो मुझे भी उसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर्च की। तो देखिए, सर्च का एक सीन है कि अगर वो वीडियो सर्च से चला है लेकिन लंबा टाइम लिया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस टॉपिक को सर्च करूंगा यूट्यूब पे सर्च करूंगा, तो मेरे सामने ऊपर 3, 4, 5 वीडियो आएंगे। उनमें अमरीश जी का वीडियो आ जाएगा पहले दूसरे नंबर पे, या पहले पे आया दूसरे पे या तीसरे पे, यानी उन टॉप 5 वीडियोस में मैं देखूंगा अमरीश जी का भी आ रहा है, बाकी 4 क्रिएटर का और आएगा। अब मुझे एक वीडियो बनाना है, तो मेरा जो पर्सनल है, जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और हर बार बेनिफिट हुआ है, मैं क्या करूंगा, सारे के सारे वीडियोस देखूंगा पहले, और ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा बड़ा वीडियो कितने मिनट का है। सपोज सबसे ज्यादा बड़ा वीडियो 9 ही मिनट का है, तो अब मुझे ये वीडियो करीब 13 मिनट का बनाना, ये मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सेम टॉपिक पे, वो मैं 13 मिनट का बनाऊंगा, और 13 मिनट के बनाने पर मैं सेम सा एसईओ करके उसको डाल दूंगा। तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, मेरा वीडियो ऑटोमेटिकली ऊपर आने लग जाएगा। ऐसा मैंने जीवन में बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, मेरा सक्सेस हुआ है। अब बात करते हैं जी ट्रेंडिंग टॉपिक की। अगर तो वो वीडियो ट्रेंडिंग पर है और उस पर मुझे लग रहा है कि भाई तुरंत व्यूज आ रहे हैं, तो इसमें एक सीधा सा तरीका जो मैं यूज करता हूं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पर। अगर तो वो वीडियो मेरा भी चल गया, क्योंकि ट्रेंडिंग एक तुक्के से चलता है, तो ठीक है, वरना उस पर 4 वीडियो उसी टॉपिक पे और बनाऊंगा, फिर उनमें से एक चली जाएगा 100%। सो आप ये समझो लाखों की जानकारी सर ने फ्री में दे दिया, और ये जल्दी कोई नहीं बताता है अपना, जो
उनका अपना स्ट्रैटेजी होता है। सो यही है कि ये ग्रो कराना चाहते हैं और बेबाकी से बात करते हैं, तो स्ट्रैटेजी आपको बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेम सवाल आपके लिए। ओके, सो लाइक मैं 2-3 ओके शुरू करते आप आज जी। वीडियो पे। जी। तो एक तो आप कौन सा करते, 3 डिफरेंट चीजें उसमें क्या करते, और किसी 3 जो यूट्यूबर है किनको फॉलो करते? थोड़ा सा मैं डिफरेंट सोचता हूँ, तो मैं अपना लाइक आपको ओपिनियन शेयर करता हूँ। सारा कुछ ना एक फैक्टर मैटर करता है कि आप किस मेंटल थॉट पे भी हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ऑफिस गोइंग है, डेली वो अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहा है, या फिर सेल्स में काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में, लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, या फिर शेफ़ है। तो अगर मतलब एक हर एक का अपना अपना थॉट है। तो मेरा थॉट क्या है, मान लीजिए मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे अभी एक नया चैनल शुरू करना है, तो मेरी एक एज भी होगी, है ना। अब अभी मुझे मन किया कि मैं कॉमेडियन बनूं, तो आप जब कुछ पैसे कमा लेते हो तो फिर से वो जीरो ग्राउंडेड करने का मन नहीं करता। आपको लगता है कुछ ऐसा बिजनेस या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म शुरू करूं जो मेरा ये स्टेट मेंटेन करे जो मैं अभी होल्ड कर रहा हूं। क्योंकि अभी कोई बंदा आता है, अरे महात्मा जी, अरे थैंक यू सर, आपसे सीखा ये वो, पता चला कुछ ऐसा ना शुरू कर लिया कि पता चला जीवन में आप नहीं होते। अच्छा यूट्यूबर नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है यूट्यूबर नहीं होता तो कुछ भी शुरू कर लेते, खैर जो आपको इंटरेस्ट बेस्ड लगता है। बट अगर इतनी नॉलेज होने के बाद अगर आज मुझे शुरू करना होता तो मैं जो मेरा इंटरेस्ट कोर इंटरेस्ट है वो मैं ज़्यादा देखता, क्योंकि मेरा कोर इंटरेस्ट फाइनेंस पे है, जो मैं शुरू कर भी चुका हूँ, तो मैं वही करता। सर ने बात करी क्रिप्टो करेंसी में, तो क्रिप्टो करेंसी इट्स अ वाइडर थिंग। अभी काफ़ी क्रिप्टो में हमने काम किया उस चीज़ के ऊपर, उसमें बहुत स्टडी करने की जरूरत है। मुझे लगा जो स्टडी करा हुआ है अभी मैंने रिसेंटली, मैं उस पर काम करूँ, तो मैं फाइनेंस का चैनल शुरू करता। और कर रखा है मैंने ऑलरेडी, हमने काफ़ी 4 महीने से काम कर रहे हैं। पहली चीज़, क्योंकि इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसमें ना एक्सपीरियंस की वैल्यू है। अगर जिस दिन मेरी उम्र 50 साल होगी और मैं लोगों को बोलूँगा मैं 20 साल से मार्केट में हूँ, तो लोग सुनेंगे। बट अगर मैं बात करूँ, बहुत हार्श रियलिटी है ये हमारे इंडस्ट्री की, कि आज हम क्रिएटर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद न्यू यूथ की लोग बात सुनते हैं। क्योंकि हम जो बात करेंगे ना वो मेच्योरिटी की बातें होंगी, और उनको चाहिए वो चुटकी मसाला, है ना, तुरंत वाला, तो वो चीज़ नहीं डिलीवर हो पाएगी। इसी वजह से मैंने अपना प्रोफेशन फाइनेंस में स्विच किया, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे है ना टेक टाइम की कदर होती है। कि अगर आप 20 साल से मार्केट में, लोग सुनते हैं आपकी बात, आप दाढ़ी वाले पक गए हैं तो वो लोग कहते नहीं यार मार्केट में रहा बंदा, तो फाइनेंस शुरू करता। रही आपने क्या इम्प्लीमेंट करते अब से, तो सर सबसे पहली चीज़, मैं हमेशा कंटेंट पे, नॉलेज पे ज़्यादा, मुझे पता है इसमें फ्यूचर में बहुत पैसा है भाई, है ना, फ्यूचर में बहुत सम्मान है, तो मैं नॉलेज पे काम करता, अपनी टीम हायरिंग पे काम करता, कि जिससे मैं और इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ। और एक और लास्ट क्या सवाल था आपका? किनको फॉलो करते? अच्छा, किन को फॉलो करता? देखिए फाइनेंस में क्या है, अभी क्या है, सभी लोग नोन के ही हैं, तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनकी वीडियोस देखता हूँ, बट पर्टिकुलर कोई एक पर्सन नहीं है, तो ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है। बट जैसे मैंने मनी मैटर्स करके, शुभम जी हैं, हमारे स्टूडेंट थे पहले, है ना लेकिन उनके पास नॉलेज अच्छी थी, राजस्थान से ही हैं, तो फिर मैंने उनसे पूरा सीखा और सारी चीज़ें। तो फिलहाल तो मैं उनको ही फॉलो कर रहा हूँ, ऑफलाइन ही है, प्रॉपर हम लोग जूम पे आते हैं, 1.5 साल से क्लासेस हैं। तो ये मेरा अपना जो ओपिनियन है सर। बहुत बढ़िया, शानदार। और आपका मैंने पोर्टफोलियो भी देखा है, बता नहीं सकता, अच्छा खासा है, ठीक है। जितना बहुत बड़े बड़े ट्रेडर का नहीं होता, उतना ये बहुत पहले बना चुके हैं। मैंने भी बोला कि सर आपको आना चाहिए फिनांस में, बहुत अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, बट धीरे धीरे अब आ रहे हैं और आ भी चुके हैं। सर आपका? आपके इन तीनों सवालों का जवाब मेरा भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं जो रहा हूँ हार्डकोर जर्नलिस्ट रहा हूँ, टीवी जर्नलिस्ट रहा हूँ। तो अच्छी बात ये रही कि 11 राज्यों में काम करने का मौका मिला और अधिकतर लोगों से मिलने का मौका मिला। अगर मैं इनिशियल स्टेज से कोई यूट्यूब चैनल शुरू करता, और आपने 3 की बात की है, तो मैं तीनों बताऊँगा आपको। पहली जो प्रायोरिटी मेरी होती वो होती हेल्थ को लेकर के। और हेल्थ में इस तरह के इश्यूज़ हैं और इस तरह के भ्रम फैले हुए हैं कि हर व्यक्ति परेशान है, और जो उनकी रोज़ की ज़रूरतें हैं वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत से ऐसे मिथ है इस दुनिया में और इस देश में जिसमें लोग लेकर के परेशान हो जाते हैं, और गूगल पे, यूट्यूब पे तमाम इस तरह के वीडियोस देखते हैं जो बीमारियां उनको नहीं होती हैं उसके बारे में वो सोच लेते हैं। उनको लगता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और कई बार वो गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो वो ट्रेंडिंग होता ना होता, लेकिन लोगों के ज़रूरत का होता, तो ये यूट्यूब चैनल मेरा चल जाता और मैं इस पर जाता। आप मुझसे पूछते कि अगर इस सेगमेंट में मैं किसको फॉलो करता,
तो इस सेगमेंट में मैं किसी को फॉलो नहीं करता। अगर किसी को फॉलो करता तो उन तमाम डॉक्टर्स को फॉलो करता जिनकी कभी मैं बाइट और इंटरव्यू लिया करता था। अलग अलग आप ये देखेंगे कि आपके बॉडी में जितने पार्ट हैं उतने तरह के डॉक्टर हैं, उतने तरह के स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आप उनके पास जाते हैं, किडनी को लेकर के जाते हैं, हार्ट को लेकर के जाते हैं, आप अपने मल्टी ऑर्गन फेलियर को लेकर के जाते हैं, अर्थों को लेकर, मैं अगर गिनाने बैठूं तो मुझको लगता है 50 स्पेशलिस्ट इस तरह के निकल आते। तो मैं उन लोगों से मिलता, उनसे बातें करता, उनकी केस स्टडीज़ लेता और उसके ऊपर जाकर के वीडियोज़ बनाता और तमाम उन लोगों को ये बताता कि जैसे कि एक मैं खुद उस चीज़ से पीड़ित था कि मेरी स्पाइन जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। एम्स ने रिजेक्ट कर दिया और सफदरजंग ने रिजेक्ट कर दिया, मूलचंद ने रिजेक्ट कर दिया। कैलाश हॉस्पिटल में गया तो मुझे एक बहुत बड़े डॉक्टर ने ये बोला कि भगवान विष्णु भी धरती पर उतर आएंगे तो आपका बिना ऑपरेशन के इलाज नहीं हो सकता। और यकीन मानिए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ योगा से खुद को रिटेन किया। मेरी MRI रिपोर्ट इतनी गड़बड़ आई थी कि लगता नहीं था कि वो सही हो पाएगा, लेकिन मेरी स्पाइन दुरुस्त हुई। डिस्क बल्क थी, यानी कि जेली फट गई थी, फट करके नसें दब रही थी और सिर्फ उस योगा की वजह से आज मैं वापस से हर महीने 4-4.5 हज़ार किलोमीटर की ड्राइविंग खुद की गाड़ी से करता हूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हेल्थ का जो सेक्टर का जो चैनल होता वो कितना ज़्यादा चलता। दूसरा मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं खूब ये करता हूँ, कुछ अपने पैसे में किया तो वो मेरा होता टूरिज्म का चैनल। मुझे घूमना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है, अलग अलग जगह की चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद है। मुझे पहाड़ पसंद है, मुझे नदी पसंद है, मुझे बीच पसंद है, मुझे बाज़ार पसंद है, मुझे लोग पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है, कल्चर पसंद है। और हिंदुस्तान में इतनी बोली भाषा, इतने ड्रेस हैं कि अगर आप हर रोज़ एक बोली बोलेंगे और एक ड्रेस बदलेंगे तो 365 दिन आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो दूसरा काम मैं उस पर करता और इस पर भी मैं किसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर मैं किसी को फॉलो करता तो कहीं ना कहीं मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता या कहीं ना कहीं मेरे अंदर उनकी एक चीज़ आ जाती। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान लेने की ज़रूरत है, ये वो चैनल होता है जहाँ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एक्सप्लोर करके वो चीज़ आपको लोगों के सामने लाने की ज़रूरत होती, तो मैं दूसरा इस पे लेकर के आता। तीसरा चैनल अगर मुझे बनाना है और मैं बनाने की सोच भी रहा हूँ, वो बनाता मैं मुझे बातें करना बहुत पसंद है। मुझे नए नए लॉजिक लेकर के आना पसंद है। समाज से चलते हुए मैं जब सड़क पे चलता हूँ तो भी मुझे लॉजिक्स मिलते हैं कि क्यों पुरानी जो रूढ़िवादिता, मतलब जो हमारी इस तरह की चीज़ें जो रूढ़िवादी हैं और जो नए लोगों की ज़िंदगी अगर बर्बाद कर रही हैं, तो मैं काउंटर करता कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से चीज़ें, जैसे आप देखेंगे कि पहले से लेकर अब लोगों की लाइफ स्टाइल बदल चुकी है और आप लोगों ने जस्टिफाई भी किया कि नहीं ये लाइफ स्टाइल सही है, वो पुराना ज़माना था, ये नया ज़माना है। तो मैं इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर आता। थोड़ा सा स्पिरिचुअल मेडिटेशन कहूँगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जो अभी आयुर्वेद या योग या नेचर की बात चलती है, नेचर थेरेपी की बात चलती है, नेचर के बीच में जाकर के मेडिटेशन की बात चलती है, तो मैं वो एक मोटिवेशन लेकर के आता, नए तर्क लेकर के आता, लोगों से बातें करता और लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाना और थोड़ा सा सोचने का एंगल चेंज करने की कोशिश करता। और इसमें भी अगर आप फॉलो करने की बात करेंगे तो इस सेगमेंट में मुझे अभी ऐसा कोई मिला नहीं है जो चैनल जो स्पेसिफिक इस पे काम कर रहा हो। तो मैं कोशिश यही करता कि इस मामले के जितने एक्सपर्ट हैं, वाकई ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं ना, मैं उन लोगों से मिलता, उनसे सीखता और वो जो मुझे बताते, जो फ्रेश जानकारी होती ना, उसको लेकर के मैं मार्केट में आता। तो मैं ये काम करता और मुझे लगता है कि इसमें से एक तो मैं करूँगा जो आज आपने रिवील करवाया है। बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे ऑडिटर हैं आप। और मुझे लगता है कि योगी सर के साथ आपको समय स्पेंड करना चाहिए। नहीं, एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा चंदन भाई, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा। जब मैं चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल था कि मैं क्यों चल रहा हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं, और जिन लोगों के पास मैं चल रहा हूँ मैं फिट हो पाऊँगा कि नहीं। लेकिन ये दिन आज का बहुत प्रोडक्टिव रहा। मैं ये कहूँगा कि ये इस दिन को अगर पैसे से तौला जाए तो इसकी कीमत नहीं लगा सकता। मेरे साथ अमरेश भाई हैं जिनका अपना 10-12 साल का करियर और जाने कितने लोगों को इन्होंने गढ़ा है। और हम जब गाड़ी में थे, साथ में बात करने का जो मौका मिला और जो हमने एक दूसरे की जिंदा दिली को देखा और जो एनर्जी इधर से उधर हुई ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और योगी जी को तो मैं मतलब पहली बार मिला। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जो हैं उसका 1% भी यूट्यूब पे लेकर के नहीं आते, केवल एक सेगमेंट में ये काम करते हैं। अगर कोई योगी जी के बारे में जानना चाहे, उनके पूरे व्यक्तित्व को देखेगा तो ये कहेगा कि एक रिसर्च करने की ज़रूरत है। एक बेहतरीन इंसान, जिंदा दिल इंसान और एक शानदार शख्सियत है जिन्होंने वर्चुअल रूप से जाने कितने लोगों को गढ़ा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन अगर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इनके साथ बैठकर बात करना चाहूँगा। इसलिए चंदन भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि आपने आज ये दिन
अरे आपके गुड़ की बात करूं, आपके गुड़ की बात करूं तो आप ये समझिए कि एक ये जो चीज़ दिख रही है हम लोगों में कॉमन ना, उसके सूत्रधार जो हैं वो चंदन मिश्रा जी हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ये समझिए कि कोई भी मोती है ना, मोती वो जब अलग अलग बिखरा होता है ना तो उसकी कीमत कम होती है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आता है जो उस मोतियों को देखता है और उसकी एक धागे के साथ माला बना देता है, और जब वो माला बन जाती है तो उसकी कीमत कितनी होती है ये आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो चंदन मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिनके पास आज हिंदुस्तान के तमाम छोटे और बड़े यूट्यूबर वो इनके साथ हैं। जो छोटे हैं वो इनका सम्मान करते हैं, जो बड़े हैं वो इनको प्यार करते हैं, और खुद ये उन लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है उसको बनाने की कोशिश करता है। एक मज़ेदार बात कि अभी मैं योगी जी के यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ बेंचमार्क यहाँ भी लगा हुआ है। तो स्मार्ट इन्फोविजन जो अपने प्रोडक्ट देता है ना टेक्नोलॉजी से संबंधित, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो, कैमरा हो या और तमाम इक्विपमेंट हो, वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर राज्य में, अब तो दक्षिण भारत भी पहुंचने लगा है, वहाँ पर उन तमाम क्रिएटर्स की ज़िंदगी को और आसान बना रहा है और इनको ढेर सारे प्यार भेज रहा है। तो चंदन जी वो व्यक्ति हैं जो इन जैसे मोतियों को माला बनाते हैं और जो हीरे होते हैं ना उनको जड़ने का काम करते हैं, और उसके बाद उसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शानदार, क्या बात है। अब आप सोचिए, ये कंटेंट आपको चैट जीपीटी भी नहीं दे सकता। रीज़न क्या है? ये भाव है, ये वर्ड्स हैं, ये इनका अपना कलेक्शन है उन 17 सालों का, जो कैमरा के सामने खड़े होकर रिपोर्टिंग करना, चाहे कश्मीर हो चाहे केदारनाथ हो। तो ये एक्सपीरियंस है। जितने लोग बैठे हैं ना वो सब अपने में अकेडमी है, वो अलग फिल्म अकेडमी, एक अलग, मतलब 10 मिनट आप निकालो ऐसा लगेगा कि आपने कोई बुक निकाला है। 24 घंटा आप बैठोगे लगेगा हज़ारों बुक इनके अंदर है। अच्छा, मुझे शुरू करना होता तो मैं क्या करता? सो मैं ये डिजिटल बोर्ड वाला काम तो बिल्कुल नहीं शुरू करता। मैं शुरू करता कोर एक मार्केटिंग चैनल, एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी चैनल। जैसे मुझे कोई ये बोले कि ये जो जिस चेयर पे सर बैठे हैं, अगर इसको सेल करना है या 100 करोड़ का कोई बिजनेस बनाना है तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? मेरे पास है रॉ स्ट्रेटजीज हैं। कैसे इसको ब्रांड बना के आप 100 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। सो मार्केटिंग का चैनल शुरू करता, लोगों को ये बताता कैसे वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपने को मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे अपने को रिफॉर्म कर सकते हैं, और कैसे जो लोग अपने को अंडरस्टिमेट करते हैं वो कैसे अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। उनके अंदर उस सभी चीज़ें हैं जो एक बिजनेसमैन में होना चाहिए या एक जो मार्केट फिट के लोगों में होना चाहिए। सो ये पॉडकास्ट कम ब्लॉग एक वीडियो था जिसमें कोशिश किया मैंने कि बहुत सारे मुद्दों को, चीज़ों को रखा जाए, और अगर ये प्यार देंगे आप इस वीडियो को तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे डिफरेंट जितने भी लेजेंड्स हैं जिन्होंने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है उनको लेके आऊँ और उनके एक्सपीरियंस को साझा करवाऊँ एक प्लेटफॉर्म पे। एक डिस्कशन आपने कॉमन देखा होगा कि कोई भी अपने करेंट प्रोफेशन सेटिस्फाइड नहीं है, दोबारा ओपन करना पड़ा तो सर टेक का चैनल नहीं बोल रहे थे आप, पॉडकास्ट या मीडिया चैनल नहीं बोला, और आपने यूट्यूब चैनल नहीं बोला, सबने अलग अलग बोला। तो अगर इस लेवल की प्रसिद्धि पाने के बाद भी इनको नया करना पड़ रहा है या नया खोज रहे हैं तो सोचिए कितना पढ़ते होंगे, कितना स्टडी करते होंगे। तो आज जो यहाँ पे हैं वो केवल अपने अवेयरनेस, स्टडी और स्ट्रेटजी की वजह से है। तो क्या आप पढ़ाई करते हैं? अगर आप दिन में 3-4 घंटे पढ़ाई करते हैं तब तो आप डिज़र्व करते हैं अच्छे व्यूज़ और अच्छे सब्सक्राइबर। नहीं तो यूट्यूब आपको नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब ये सीरियस जॉब है, ये मजाक नहीं है कि कोई उठाया वीडियो बनाया वायरल, अरे वायरल हो गए भी तो क्या करेंगे? क्या उस क्रेडिबिलिटी को सस्टेन कर पाएंगे? लोग आएंगे, क्या जवाब दे पाएंगे? अगर नहीं तो आप पढ़िए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। और अगेन हम ऐसे किसी मंच पे बैठेंगे, मुझे लगता है ये एक्सीडेंटली शुरू हुआ बट अच्छा चला गया ना। अगेन हमारे साथ भाई थे, और ये जो शूट हुआ है ये हुआ है पॉकेट 3, ये कॉस्मो से, ये नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन है। अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। धन्यवाद।